है। 2024 के आम चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी है। विपक्ष की 26 पार्टियां इंडिया नाम के नए गठबंधन के ऐलान के साथ ही मोदी सरकार को चुनौती दे रही है। उधर सत्तारूढ़ एनडीए ने भी 4 साल बाद अपनी पहली बड़ी बैठक में उस चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। एनडीए के साथ बीजेपी के साथ साथ 38 पार्टियां हैं। इसके अलावा कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो न सत्ता पक्ष के साथ हैं और ना ही विपक्ष के मोर्चे में हैं, जैसे कि बीजू जनता दल, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीएस, बसपा और टीडीपी। तो जो नई बिसात बिछी है उसमें विपक्ष मोदी सरकार को कितनी चुनौती देता दिख रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर करेंगे हम विस्तार से बात और सवाल पूछेंगे ये कि क्या विपक्ष की बिसात दे पाएगी मात जब इंडिया और एनडीए की लड़ाई होगी। बहुत सारे सवाल हैं। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आंकड़ों से। 2019 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये 2019 में जो सीटें थीं और जो वोट प्रतिशत था वो आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। ये है लोकसभा 2019 के आंकड़े, जिसमें एनडीए जो उस समय की एनडीए थी, अब आप ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदला भी है। जैसे कि मसलन उस समय की एनडीए में जेडीयू 7 थी, अब नहीं है। तो ये सारी चीजें आप प्लस माइनस करके चलिए, लेकिन मोटा मोटा अगर आपको बताएं तो उस समय की एनडीए में 331 सीट थी एनडीए के पास और वोट शेयर लगभग 40%। इंडिया जो है यानी कि जो उस समय यूपीए था उसकी सीट थी 144 और वोट शेयर 35.3। तो ये हैं लोकसभा 2019 के आंकड़े। अब विपक्षी मोर्चे में शामिल इन पार्टियों और पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी सीटों पर वोट प्रतिशत पर हमने नजर डाली। कुछ पार्टियों का संगठन देश भर में है तो कुछ स्थानीय स्तर पर है। लेकिन अगर हम पूरे देश में वोट परसेंट की बात करें तो जो अब अपने आप को इंडिया कहते हैं उनका कुनबा किस तरीके से, तो पूरे देश में 52 सीट पा करके कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था 19.5%। अब आप जानते हैं कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है, पैन इंडिया फुटप्रिंट है, तो पूरे देश में 19.5% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की। तो अगर आप पूरे शेयर देश भर में जो वोट परसेंटेज अगर आप उनका देखें, बंगाल में नहीं पूरे देश में, तो वो ये जो 35.3 बनता है इंडिया के कुनबे का वोट प्रतिशत, तो वो उसका 4% बनता है। डीएमके इसी हिसाब से 2.3% बनता है। और आगे बढ़िए आप तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का 0.4% बढ़ता है। लेकिन मैं बार बार यहां पर एक हेल्थ वार्निंग और राइडर दे दूं, ये 2019 के आंकड़े हैं, उसके बाद से बहुत सारा पानी निकला है। अब जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताएगी, दिल्ली में भी स्ट्रांग बताएगी, तो वो उसका असर कितना होगा ये तो आगे देखते बनेगा। लेकिन ये 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात हो रही है। देश भर में वोट प्रतिशत 35.3 में से जेडीयू का 1.5 था। जेडीयू पिछली बार एनडीए में थी, इस बार इधर आ गई है। आरजेडी का 1.1 था और ये जान लीजिए कि सीटें 0 मिली थी उनको। सीपीएम पैन इंडिया पार्टी है लेकिन फुटप्रिंट बहुत कम है, बहुत कम वोट प्रतिशत था 1.8। इसके आगे और आगे बढ़ते हैं, अगर आप यूपीए का ही देखें तो सीपीआई है, फिर पैन इंडिया पार्टी, 2 सीटें मिली लेकिन 0.6% ही आपका वोट प्रतिशत रहा। सीपीआई एमएल 0.1 बिहार में इनका वर्चस्व बताया जाता है। उसके बाद एनसीपी शरद गुट, क्योंकि एनसीपी भी टूट गई तो इनका तो डेटा ही नहीं है। वो डेटा इसलिए नहीं है, पार्टी टूटी हुई है, तो उसको आप इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। शिवसेना यूबीटी, ये भी पार्टी टूटी, तो इस वजह से इसका भी आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5 सीटें इस गुट की आई थी। समाजवादी पार्टी 2019 में याद कीजिए मायावती के साथ लड़े थे, तो समाजवादी पार्टी को तो 5 सीट मिली, मायावती को 10, और पूरे देश का अगर आप वोट शेयर देखें 35.3 में से सपा का जो योगदान था वो 2.6% का था, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर कांग्रेस का था, लेकिन बाकी सारे दलों का बहुत जरा। जेकेएनसी अगर आप देखें यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 0.1% इनका वोट परसेंटेज रहा है। पीडीपी का 0 रहा, यानी कि 35.3 में से, जो कि ये इंडिया का कुनबा है, वो 0 ऐड किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सरकार है झारखंड में, वो 0.3% हैं इस 35.3 के। आरएलडी
जिसका यूपी में वर्चस्व है 0.2, यानी कि आप देख सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। आरएसपी 0.1, केरल में इनका वर्चस्व रहता है। तो इस तरीके से तमाम पार्टीज हैं, जैसे कि IUML हो गई असम में 0.3, और ये लंबी फहरिस्त है, ये चलती रही। छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका थोड़ा योगदान करके विपक्ष में 35.3% इनका वोट शेयर हुआ। लेकिन आइए अब एनडीए पर नजर डालते हैं, जो इस वक्त की एनडीए जिसके पास 39.3% टोटल वोट शेयर था। इससे पहले लेकिन आपको यह बता दें कि इंडिया के दलों की सरकारें कहां कहां हैं। तो राजस्थान में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में। तो इतनी जगहों पर ये इंडिया की सरकारें। लेकिन आइए, जैसे कि हमने बताया, आपको बताते हैं कि एनडीए किस तरीके से अपने आप को देखती है और कौन कौन से दल हैं और उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहा है। तो बीजेपी का संगठन जो है वो तो पूरे देश में है, और बीजेपी अकेले जब 303 सीट लेकर के आई लोकसभा में, तो आप देखें उस समय के कुल एनडीए का वोट परसेंटेज था 39.8। अब इसमें से 37.4 अकेली बीजेपी ही ले आई थी, यानी कि बाकी जो दल थे वो महज 2-2.25% शेयर ही लाए, बाकी सब कुछ बीजेपी लेकर के आई। लेकिन बाकी दलों की क्या भूमिका रही एनडीए की जीत में? अब ये है एडीएमके, यानी कि एआईएडीएमके, इनका डेटा अवेलेबल नहीं है, उनके आंकड़े अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप देखें शिवसेना, तो वो भी क्योंकि शिवसेना पार्टी अब विभाजित हो गई है, टूट गई है, तो इस वजह से वो आंकड़ा नहीं है। एनपीपी 0.1%, इतना कम कंट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि जब 37 से ज्यादा परसेंट अगर बीजेपी ले आएगी तो बाकी अलायंस पार्टनर जो हैं उनका शेयर आप देखिए कितना कम है, 0.1। एनडीपीपी का, ये सब वो नेडा के सदस्य हैं जो कि अब एनडीए में जिनकी गिनती हो रही है। इसके अलावा एसकेएम, इनका बहुत ही कम योगदान, ना के बराबर योगदान। जेजेपी 2019 के चुनाव में बीजेपी की घटक दल बनी, उनका भी योगदान आपने देखा है, और ये लंबी फहरिस्त है। ये आप देखिए, जैसे आजसू है, उसके बाद आरपीआई है, एमएनएफ है, टीएमसीएम है, ये सब तमाम पार्टियां हैं जो कि एनडीए के घटक दल हैं, जिनका आप योगदान देख रहे हैं कितना कम है। जाहिर सी बात है, क्योंकि शुरुआत में ही बीजेपी का जो आंकड़ा था वो बहुत बड़ा था। अब बीजेपी क्या करना चाह रही है? अपना दल है उत्तर प्रदेश में 0.2, फिर एजीपी है, फिर एलजेपी पारस, एलजेपी भी टूटी 2 भाग में, निषाद पार्टी, ये सब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनसे गठबंधन अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है विपक्षी एकता के चलते, और उनका ये मानना है कि हम लोग सब संगठित हो जाएंगे और एक साथ आएंगे तो उसका लाभ हमको मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि एनडीए भी वही कर रहा है। और ये जो छोटा छोटा कहीं कहीं जो नैरो मार्जिन वाली सीटें होती है ना, वहां पर ये 5,000 10,000 वोट भी लेकर के जो भी पार्टियां आएंगी, वो एनडीए के खाते में जब जुड़ेगा तो वो जीत मुहैया होगी, वो जीत करार होगी। तो इस तरीके की भूमिका अगर इंडिया निभाना चाह रहा है तो बिल्कुल उसी चाल पर या उससे ज्यादा संख्या बल लेकर के एनडीए भी वही चीज कर रहा है। अब 2024 में इंडिया बनाम एनडीए में विपक्ष की एनडीए को विपक्ष का जो एनडीए को चुनौती है वो क्या है, आपको वो बताते हैं। तो 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनेगी, गठबंधन की अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी, अभियान चलाने के लिए सचिवालय बनेगा, ये सारी चीजें हो रही हैं। इंडिया नाम के तहत सामूहिक अभियान देश और जनता को बचाने का लक्ष्य है, ये खड़गे ने बोला। बीजेपी क्या इंडिया को चुनौती दे सकती है, ये ममता बनर्जी ने कल अपनी स्पीच में बोल दिया वहां पर इस मीटिंग में। केजरीवाल कहते हैं देश को नफरत से बचाना होगा। उद्धव ठाकरे कहते हैं जनता तानाशाही के खिलाफ एकजुट है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई नरेंद्र मोदी और भारत के बीच में है, यानी कि इंडिया का नाम लेकर के वो मैदान में उतरेंगे ताकि एक नैरेटिव बने कि इंडिया बनाम एनडीए हो गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ एक इंडिया नाम रख देने से वो बल मिल जाएगा विपक्षी दलों को जिसकी वो उम्मीद रखते हैं? अब उधर तुरंत उसके बाद एनडीए की मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मजबूरी नहीं मजबूती का गठबंधन है एनडीए। एनडीए का विश्वास विकास और जनता के सशक्तिकरण में है। वो कहते हैं वंशवादी और भ्रष्टाचार पर आधारित गठबंधनों से देश को नुकसान है। वो कहते हैं हमने सरकार की आलोचना की
जनादेश का अपमान कभी नहीं किया। कई विपक्षी दलों का काम सिर्फ सरकारी योजनाओं को रोकना है। हमने कभी विदेशी हाथ की मदद नहीं चाही है, ये उन्होंने बोला है। राहुल गांधी के बयान पर मोदी ने बोला। वो कहते हैं कि विपक्ष में रहते हुए एनडीए ने हमेशा सकारात्मक सियासत की है, 1998 की पार्टी है। आपको एक और चीज एक छोटी सी बता दें, और वो ये कि बीजेपी के अंदर एक कमाल का मंथन चल रहा है। जब ये इंडिया नाम आया तब एक तो सीधा सीधा अटैक हुआ, दूसरी चीज अभी कुछ दिनों में आप बीजेपी की तरफ से एक रणनीति देखेंगे जिसमें वो ये बोलेंगे कि आप सोचिए कि एक पार्टी या कुछ दल जो पहले यूपीए के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अपने पुराने नाम को तिलांजलि दे दी और उसके बाद वो एक नए नाम के तहत आए हैं। तो उनको ये जरूरत महसूस हुई कि एक पुराना गठबंधन किसी काम का नहीं है, बेकार है, तो उसको हटाना पड़ेगा, नया नाम देना पड़ेगा। और वहीं उसको कॉन्ट्रास्ट आप करें एनडीए से, जिसने अपना 25वां वर्ष मनाया, 25th, आप देखें उस पोस्टर में भी 25 लिखा हुआ था। तो ये कॉन्ट्रास्ट आगे चल के आप देखेंगे बीजेपी जो है वो बनाने की कोशिश करेगी कि वहां एक गठबंधन टूट करके नया नाम दिया गया है और यहां एक पुराने नाम के साथ हम 25वें साल में एंटर कर रहे हैं। ये मसला अलग कि उस एनडीए में जो 1998 में बनी थी और अब की एनडीए में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि छिटक गए हैं। बहुत सारे दल तो अब ये इंडिया का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन आइए आंकड़ों के माध्यम से एक बहुत जरूरी बात समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष और एनडीए अपने आप को कहां पाते हैं। और यहां हम बात करते हैं इनके जो मेन दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी। इनके बीच में लोकसभा 2019 में जब सीधा मुकाबला हुआ तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92.1% था, मतलब इतने अंकों से पास। वहीं कांग्रेस का 7.9%। इसका मतलब जहां जहां सीधा 1-on-1 मुकाबला हुआ, जिसकी अब पूरी कोशिश कर रही है विपक्ष की एक बीजेपी के अगेंस्ट एक कैंडिडेट, तो इस ऐसे मुकाबले में अभी आपको अगला ग्राफिक दिखाएंगे, करीब 190 सीटें ऐसी थीं, 190 सीट जहां पर सिर्फ कांग्रेस थी और कोई नहीं था। और ऐसे 1-on-1 मुकाबले में कांग्रेस 15 पर थी, बीजेपी 175 पर। तो अगर 1-on-1 आज होता है तो कांग्रेस अपने आप को इतना मजबूत पाती है आज की डेट में कि वो ये जो सीधे मुकाबले में 1-on-1 जहां पर था, जिसकी वो अब बात कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी को हरा सकती है। 2019 के आंकड़े क्योंकि कुछ और बताते हैं। अच्छा, अब बात कर लें गैर कांग्रेसी दल के, इंडिया के जो और दल हैं और भारतीय जनता पार्टी, जब उनका मुकाबला हुआ 1-on-1 में, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट जिसे कहते हैं, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए करीब करीब 70%। कांग्रेस से बेहतर है स्ट्राइक रेट गैर कांग्रेसी दलों का 30.8%, यानी कि उन्होंने बीजेपी को ज्यादा कड़ी चुनौती दी 1-on-1 मुकाबले में बजाय कांग्रेस के। तो जो पूरा आंदोलन है इंडिया गठबंधन का कि हम 1 अगेंस्ट 1, एक मोदी के कैंडिडेट या एक विपक्ष के, एक सरकारी कैंडिडेट के, यानी कि एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ हम एक इंडिया का कैंडिडेट खड़ा करें, तो ऐसी कितनी सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का इस 1-on-1 कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। इन सीटों के बारे में आपको बता दें जरा स्क्रीन पर। कुल सीटें कितनी हैं जहां पर गैर कांग्रेसी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला किया? 185। यानी कि अगर आप 190 और 185 को जोड़ दें तो बहुत बड़ी संख्या है। और इन दोनों ही जगहों पर 1-on-1 कॉन्टेस्ट में जो विपक्ष आज करना चाह रहा है, वहां पर बीजेपी ने लोकसभा 2019 में बहुत अच्छी बढ़त हासिल की। बीजेपी को 128 मिली और बाकी दलों को कम। अब सीधे मुकाबले में अगर स्ट्राइक रेट आप देखें कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों का, तो यहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 52.1% स्ट्राइक रेट रहा है और जो दल हैं वो 47.9% है। यानी कि अगर बीजेपी ना हो, कोई और दल हो, तो वहां कांग्रेस ठीक परफॉर्म कर लेती है, मतलब कम से कम एक लड़ाई करती हुई दिखती है। बीजेपी से सीधे मुकाबले में वो अपने आप को हारी हुई महसूस करती है। महसूस क्या, मतलब हारी गई। जब 7.9% का स्ट्राइक रेट है, अगला 92 पर बैठा है, तो आप क्या रणनीति बनाएंगे? 1-on-1 में जो खामी है वो इन आंकड़ों में, आंकड़ों के आईने में दिखाई दे रही है। इसको किस तरीके से सुधारेगी कांग्रेस, ये एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्षी एकता के सामने आने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और आंकड़े जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं एक एक करके। अगला हम जो आपको आंकड़ा दिखाएंगे वो है सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का। जरा स्क्रीन पर उसको डालें। आपको विश्लेषण पहले दे दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तो सीधे मुकाबले का विश्लेषण यह है कि कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। गैर कांग्रेसी दलों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर है। कांग्रेस का 71 सीटों पर गैर बीजेपी विपक्षी दलों से मुकाबला है, तो सिर्फ 71 सीट्स में आप 52% का स्ट्राइक रेट लेकर के क्या करेंगे? आपको बाकी जगहों पर भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा, और ये तो डायरेक्ट 1-on-1 था। अब इससे जो बातें सामने निकल करके आती हैं वो ये है कि कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ 190 सीटों पर अपना स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी दलों को अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा। तब आप समझिए आप एक ऐसी स्थिति में होंगे कि आप 300 से ज्यादा, करीब 350 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट 1-on-1 मुकाबले में हराने के बारे में सोच पाएंगे। गैर बीजेपी सीटों पर मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है, क्या यह किया जा सकता है, और ये जो गठबंधन है इसकी ओर आगे बढ़ रहा है या नहीं। अब आइए बात करते हैं विपक्षी एकता की। जो मजबूत सीटें हैं उनकी परख तो आपको सबसे पहले बताते हैं। सीटें जहां विजयी दल को, ये क्या होता है मजबूत सीट? सेफ सीट जिसे कहा जाता है। सेफ सीट उसे कहते हैं जहां पर कोई भी दल जो जीता है वो 50% से ज्यादा वोटों से जीता है। तो 2019 में 543 में, यानी कि 543 में 341 सीटें ऐसी थीं जहां पर विनिंग मार्जिन 50% से ऊपर था। आप अगर 1-on-1 लड़ाई भी कर लेंगे तो भाई आप 51 अगर जीतने वाला ले आया 50% से ज्यादा, तो आप बाकी पूरा जुट जाइए, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम तुलना करेंगे भारतीय जनता पार्टी की बाकी दलों से स्ट्राइक रेट की। तो आइए आपको स्क्रीन पर जरा वो दिखाते हैं कि जो सेफ सीट है वहां पर क्या प्रदर्शन रहा है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 73.9। 224 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले 50% से ज्यादा वोट शेयर से जीती, 73.9। तो आप 1-on-1 मुकाबला जब करेंगे तो इस 73% से आप कैसे निपटेंगे, ये योजना विपक्ष को बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो इंडिया नाम रख लेने से नहीं होगा, ये चुनौती से आप कैसे निपटेंगे। यहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, 52 ऐसी सीटें थी जिसमें से 18 कांग्रेस पार्टी जीती, तो 34.6% कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा इन सीटों पर। अब मजबूत सीटों की जो परख है वो आपको उसका विश्लेषण बता देते हैं। इन 341 में से भारतीय जनता पार्टी 224 पर आगे रही, और कांग्रेस और अन्य दल, यानी कि जो अपने आप को अब इंडिया कह रहे हैं, वो 117 पे थे। तो यहां पर भी लीड बीजेपी ने ली है। तो ये जो गठबंधन हो रहा है ये बीजेपी और एनडीए के गठबंधन को इन 50% से ऊपर के मुकाबले में कहां पाएगा। अब आइए स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। बिहार तो एक अनोखी कहानी है जहां पर 2019 का जो एनडीए था वो तो तितर बितर हो गया, बीजेपी से जदयू अलग हो गई, एलजेपी टूट गई, लेकिन अब एलजेपी के दोनों गुट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो विपक्षी एकता का जो टेस्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये लोकसभा 2019 के आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े हैं कि जो दल नंबर 2 आया या सेकंड आया। तो आरजेडी 18 सीटों पर सेकंड थी, कांग्रेस 8 सीटों पर सेकंड थी, एचएएम 3 पर, वीआईपी 3 पर और आरएलएसपी 5 पर। ऐसे ही हम आपको और राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें, उसके बाद फिर सीधा चर्चा पर जाएंगे। बिहार से हटके ये आपको एक और चीज बता दें, विपक्षी एकता, इसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। विपक्षी एकता का एक जटिल त्रिकोण है। एक तरफ केजरीवाल और ममता हैं जो कि अब विपक्ष की गठबंधन के साथ हैं, पर क्या वो सीट शेयरिंग पर तैयार होंगे, अपने अपने राज्यों में वो कांग्रेस और दलों को अकोमोडेट करेंगे, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। और तीसरा जो जटिल त्रिकोण है वो है तेलंगाना में केसीआर, वो तो अभी तक आया ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे दल हैं जो हम आपके हैं कौन मोड में हैं, वो साथ में ना इधर है ना उधर, तो वो किस तरफ जाएंगे ये भी देखते हुए बनेगा।